नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटोर्स पर। आज हम एक एग्रीकल्चर करंट अफेयर स्कीम्स में डिस्कस करने वाले हैं डेयरी सेक्टर की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को और रिसेंट इनिशिएटिव्स जो कि भारतीय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री और मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लाइवस्टॉक सेक्टर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करने में और फार्मर की जो इनकम है उसको भी इंक्रीज करने में। लेकिन अगर हम इसको एक प्रोफेशनल बिजनेस के तौर पर देखते हैं तो इससे एक अच्छा खासा इनकम भी जनरेट किया जा सकता है और इसी के साथ ये हमारे भारत की जो फूड सिक्योरिटी है उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता होगा किसी टाइम पर हम लोग मिल्क के लिए भी डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज के ऊपर और हमें वहां से मिल्क पाउडर फॉर्म में इंपोर्ट भी करना पड़ता था। लेकिन आज हम मिल्क में ना कि सेल्फ सफिशिएंट है बल्कि वर्ल्ड के अंदर लगभग 1/4 मिल्क का उत्पादन हम लोग करते हैं और वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पर हैं। सबसे ज्यादा पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है मिल्क की वो भी हमारे भारत में है। वर्ल्ड की जो एवरेज मिल्क पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है उससे भी ज्यादा भारत की है। तो आइए आज हम इन आंकड़ों के ऊपर और भारतीय सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं इस सेशन को। कोशिश करूंगा कि विद इन लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारी जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एएफओ, नाबार्ड, एडीओ, तो आपके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यूपीएससी पर्सपेक्टिव भी बहुत जरूरी है। और अगर आप एक डेयरी फार्मर हैं तो भी आप इस सेशन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि भारत नंबर 1 पोजीशन पर है और वर्ल्ड के लगभग 1/4 पार्ट यानी कि 25% पार्ट को हम लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड का जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है उसमें हम 25% मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। और आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर के अंदर जो नेशनल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है उसमें 5% कंट्रीब्यूशन किसका है? डेयरी सेक्टर का है और लगभग 8 करोड़ किसानों को इससे एम्प्लॉय मिलता है या इससे रोजगार उपलब्ध होता है। यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर इसके थ्रू एडजॉइंड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में यहां से एक अच्छी खासी इनकम और भी जनरेट की जा सकती है। यानी कि पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है, क्षमता एक अच्छी खासी है। लेकिन इसके साथ हमें समझना पड़ेगा कि आज प्रेजेंट टाइम में इससे कितना अच्छा हम लोग एम्प्लॉय जनरेट कर सकते हैं और आने वाले टाइम के अंदर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा किया जा सकता है। सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम जैसे मैंने कहा कि 8 करोड़ हाउस होल्ड या आपके लगभग बहुत सारे किसानों की आमदनी इसके साथ जुड़ी हुई है और खासकर छोटे और मंझले किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इवन दो विमेन, भारतीय जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली, उनकी आमदनी भी, उनका रोजगार भी इसके साथ है जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं ओवरऑल ग्रोथ प्रोडक्शन में, तो बताना चाहता हूं कि 2014-15 से और 2023-24 के बीच में अगर ग्रोथ देखा जाए तो भारत के अंदर 2014-15 में 140 मिलियन टन का मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा था, जो आज 2023-24 में 239.30 मिलियन टन है। यानी कि लगभग 63.56% का इंक्रीमेंट इसमें देखा गया है। बात करें तो पिछले 10 साल के अंदर एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो लगभग आपका 5.7% का देखा गया है। और वहीं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि इंडिया जो है आज प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और इसी के साथ साथ हम लोग जो है वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी भी रखते हैं। ये वर्ल्ड की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है 322 ग्राम और भारत की जो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है 471 ग्राम है। और वहीं पर जैसे मैंने प्रोडक्शन की बात की तो आज 239.3 मिलियन टन प्रोडक्शन हम लोग मिल्क का कर रहे हैं। और हमारे बाद अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान, चाइना जैसी कंट्रीज भी हमारे पीछे हैं और आज हम सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन वर्ल्ड में कर पा रहे हैं। लेकिन आपको इसके बारे में जानना होगा कि कैसे हम इस जगह पर पहुंच पाए, कैसे हम इतना प्रोडक्शन आपका बढ़ा पाए। तो आपको बताना चाहता हूं कि पर कैपिटा मिल्क एबिलिटी के साथ साथ यहां पर जो आपका प्रोडक्टिविटी है वर्ल्ड के अंदर, अगर हम बोवाइन की बात करते हैं, गायों की बात करते हैं, पशुओं की बात करते हैं, तो पर कैपिटा जो मिल्क आपका जो प्रोडक्टिविटी है इजराइल में 7.84 है, 84 किलोग्राम पर ईयर है। वहीं पर आपका जो यूएसए है उसमें अगर हम बात करें तो 8.5 और ये प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट देखा गया है। वहीं पर इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट 27.39% इंक्रीमेंट देखा गया है। तो सोचकर देखो कि इतना इंक्रीमेंट कैसे कर पाए। इतना इंक्रीमेंट हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में काफी हद तक महत्व किया है कि हम लोग कैसे हमारी जो ब्रीड्स हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम उनके अंदर फीडिंग हैबिट को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा रन किए गए जिसके तहत प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश की गई, क्वालिटी को एनहेंस करने की कोशिश
कोशिश की गई। और इसके साथ साथ हमारे जो एनिमल्स थे उनमें बीमारियों को भी दूर रखने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, इंसेमिनेशन प्रोग्राम के साथ साथ आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी रन किए गए हैं। तो बताना चाहता हूं कि आज भारत की जो टोटल बोवाइन पॉपुलेशन है वो 3.76 मिलियन है, जिसके अंदर आपके शीप, गोट और बोवाइन यानी कि बफेलो, मिथुन, यो, कैटल सब इसमें इंक्लूड है। अब बात करना चाहता हूं यहां पर सबसे पहले कि हमारी जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो किस प्रकार से हमारे भारतीय डेयरी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है और आज हम इस प्रोडक्टिविटी तक कैसे पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए 2025 तक अगर हम बात करें, अच्छा एक बात को समझिएगा, आज भारत अगर मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है तो हम कोऑपरेटिव की वजह से हैं। हम ये जो हमारा संगठन है आपके दुग्ध उत्पादक, उनकी वजह से ही आज हम इस पोजीशन पर पहुंच पाए हैं। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर हम बात करें तो लगभग 22 मिल्क फेडरेशन है, 241 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव आपकी यूनियंस हैं, 28 मार्केटिंग डेयरीज हैं और इसके साथ साथ 25 मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू आज हमारे देश के अंदर हम मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि लगभग 2.35 लाख विलेजेस और 1.72 करोड़ डेयरी फार्मर्स इसके मेंबर हैं। यानी कि इन सोसाइटीज की अगर हम बात करें, इन कोऑपरेटिव की बात करें जिनके साथ जुड़े हुए लोग इतने गांवों से हैं और इतने करोड़ लगभग किसान हैं जो इन सभी कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़े हुए हैं। और इन कोऑपरेटिव्स का सहारा ही है एक प्रकार से कि हम आज वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 रैंक पर पहुंच पाए। बताना चाहता हूं कि आज हमारी विमेन जो है, हमारी महिलाएं जो हैं, वो भी इस डेयरी सेक्टर की हार्ट या दिल कही जा सकती हैं। इसका कारण है क्योंकि लगभग 70% जो वर्कफोर्स है वो ज्यादातर महिलाएं ही काम कर रही हैं डेयरी फार्मिंग के अंदर और अबाउट 35% आर एक्टिव इन द डेयरी कोऑपरेटिव्स। यानी कि जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उनके अंदर जो आपके दुग्ध संगठन है, मिल्क संगठन है, उनके अंदर भी महिलाओं की भूमिका काफी अच्छी खासी है। 35% कंट्रीब्यूशन इन महिलाओं का है। और बात करें यहां पर पूरी कंट्री के अंदर तो लगभग आपकी 48,000 विमेन लेड डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं आज प्रेजेंट टाइम में रन की जा रही हैं, जिसकी वजह से ना कि विमेन की ग्रोथ देखा गया है बल्कि रूरल सेक्टर भी आपका अपलिफ्ट हुआ है, डेयरी सेक्टर भी आपका बूस्टअप हुआ है। यानी कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में महिलाओं की जो भागीदारी है वो पिछले कुछ सालों में काफी अधिक बढ़ी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डेयरी सर्विस की अगर हम बात करें तो 23 मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जिनमें से 16 आपकी किसके द्वारा रन की जा रही हैं, महिलाओं के द्वारा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लगभग आधे से ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है, उनमें महिलाओं की भूमिका है। बताना चाहता हूं कि मिल्क प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें लगभग आपके 1.2 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स को आपका 35,000 विलेजेस के साथ जोड़ा गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में ऑल विमेन श्रीजा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द प्रेस्टिजियस डेयरी इनोवेशन अवार्ड एंड द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एंड द वर्ल्ड डेयरी समिट इन शिकागो फॉर इट्स पायनियर वर्क इन द एम्पावरिंग वुमेन। यानी कि वुमेन्स को आपका आगे बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑल इंडिया श्रीजा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अभी रिसेंटली डेयरी इनोवेशन अवार्ड से आपका नवाजा गया है उनके बेहतरीन कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, उनकी महिलाओं को आगे लेकर चलने की जो भूमिका है उसको लेकर। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है लाइवस्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट मैंने शुरुआत में ही कही थी कि आज हमारे देश के अंदर ना कि केवल ये कोशिश की जा रही है कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, बल्कि इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो पशुओं के अंदर बीमारियां हैं उनको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। उनके लिए जो वैक्सीनेशन शेड्यूल्स हैं वो भी किए जा रहे हैं। तो आपको देख सकते हो लाइवस्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स जिनको एस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि जो एनिमल वेलफेयर है उसके लिए काम किया जाए, उनके डिजीज को डायग्नोज किया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए, वैक्सीनेशन टाइम पर मिले और माइनर जो सर्जिकल इंटरवेंशंस है वो भी प्रोवाइड करवाई जाए। इसके साथ साथ ऑडियो विजुअल एड के थ्रू लोगों को अवेयर किया जाए, यानी कि एक्सटेंशन प्रोग्राम को भी आपका इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डोर टू डोर एनिमल्स की ट्रीटमेंट की भी कोशिश यहां पर जो है मोबाइल जो यूनिट्स हैं उनके थ्रू कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनका मतलब ही यही होता है कि भाई घर घर जाकर आपकी वैक्सीनेशन शेड्यूल प्रोवाइड करवाना और किसी प्रकार से अगर एनिमल्स को आपकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो एनिमल आपके घर के अंदर 1 2 3 4 एनिमल्स होते हैं वो भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं उन छोटे और मंझले किसानों की आमदनी के अंदर, या फिर उनके घर को चलाने में या उनके घर को सस्टेन करने में भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट इनका हम कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एथनो वेटनरी मेडिसिन जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव
कॉस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली है, किसके लिए, आपके एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है उसके लिए या उसको टैकल करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर पार्ट आपका है कि इंडियन डेयरी रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें जर्नी क्या है, उसकी जो यात्रा है वो कैसे रही है। तो आपको पता होगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 के अंदर आनंद गुजरात में एस्टेब्लिश किया गया था, और उसके जो जनक है वो कौन है, वो हमारे हैं वर्गीस कुरियन साहब, जिनकी ये कह सकते हो कि देखरेख के अंदर उनको ही पहला चेयरमैन भी बनाया गया था। और इसके साथ अगर हम बात करें तो कैरा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात के अंदर है, वहां पर आपकी कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड जो है वो प्रिकर्सर है किसकी, आपकी अमूल की। यानी कि शुरुआत में ये हमारी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको आपका एक प्रकार से ये कह सकते हो कि इसी को आपका डेवलप करते हुए, इसी को बूस्टअप करते हुए फर्दर आपकी अमूल जो यहां पर, माफी चाहता हूं, कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसको बूस्टअप किया गया था। और यहां पर अमूल एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अमूल क्या है, अमूल आपको पता होगा आज देश की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 1 आपकी यहां पर ये कह सकते हो कि कोऑपरेटिव एक सेक्टर की एक ऐसी मिल्क की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये कह सकते हो जो वर्ल्ड में, इंडिया में लीड कर रही है। आज अगर इंडिया में मिल्क का प्राइस बदलता है तो इनके द्वारा ही बदलता है। अगर किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है तो अमूल के द्वारा किया जाता है। और अमूल को जन्म देने वाले वर्गीस कुरियन साहब थे। और अमूल की जो एक प्रकार से मदर यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है केरा डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो 1970 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन टारगेट यही था कि आनंद जो बेस्ड ये हमारी यूनियन लिमिटेड थी, अमूल जो आपकी थी, उसी के आधार पर कोशिश की जाए कि और भी कोऑपरेटिव को डेवलप किया जाए। और आपके इंडिया के अंदर बहुत सारी कोऑपरेटिव्स को बनाया भी गया, और वर्गीस कुरियन साहब इसके मेन लीडर आप कह सकते हो। इसीलिए व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर भी किसको कहा जाता है, वर्गीस कुरियन साहब को कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक्चुअली में एक इंजीनियर थे, लेकिन बाद में उन्होंने किसानों के सहयोग के साथ, क्योंकि जब उन्होंने अपने सेक्टर में काम किया, किसानों के लिए काम किया, तो किसानों ने उनको अपना मसीहा माना, और उन्होंने भी किसानों का पूरा सहयोग देते हुए उनको आपका मिल्क प्रोडक्शन में उनको बढ़ाने के लिए और उनको आगे लेकर जाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। और आज जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हम लोग लीडर बन चुके हैं मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो बाद में आपका डिक्लेयर किया गया था इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1987। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी टाइमलाइन क्या है डेयरी सेक्टर की। तो 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड रन किया गया था, जिसका मेन टारगेट था कि मिल्क कोऑपरेटिव बनाए जाएं और मिल्क प्रोडक्शन में भारत को आगे पहुंचाया जाए और मार्केट अच्छी डेवलप की जाए, किसानों को मार्केट उपलब्ध करवाई जाए। और 2011-12 के अंदर नेशनल डेयरी प्लान आपका जो फेज 1 के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रोग्राम और मिल्क प्रिक्योरमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये मेजर जो है आपका रन किया गया था। इसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका 2013-14 के अंदर रन किया गया था, जिसका मेन टारगेट था मिल्क की क्वालिटी को इंक्रीज करना, क्लीन प्रोडक्शन यानी कि जो आपकी इंप्योरिटीज हैं उनको रिमूव करना, और कोऑपरेटिव को बेहतर स्ट्रेंथ आपकी प्रोवाइड करवाना। 2014-15 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को आपका लाया गया था, जिसका मेन टारगेट यह था कि भारत के अंदर जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है, यानी कि जो हमारी देसी ब्रीड है, गाय हैं, उनको आपका बेहतर बनाना, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना। और इसमें कोशिश भी की गई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे टेक्निक को फॉलो भी किया गया। और 2014-15 के अंदर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लाया जाता है, जिसका मेन टारगेट था कि डेयरी सेक्टर में और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, और इसके साथ साथ मिल्क के अंदर डेयरी प्रोडक्टिविटी, मिल्क प्रोडक्टिविटी, मीट प्रोडक्टिविटी, एग प्रोडक्टिविटी, वूल प्रोडक्टिविटी, यानी कि ओवरऑल लाइव स्टॉक डेवलपमेंट करना इसका मेन टारगेट था। क्योंकि इसमें नाम ही क्या है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, यानी कि ओवरऑल जो लाइव स्टॉक है उसमें चाहे हम मिल्क की बात करें, आपकी मीट की बात करें, एग की बात करें, वूल की बात करें, उन सभी का डेवलप यहां पर फोकस रखा गया था। 2017-18 में डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि DIDF को लाया गया, जिसका मेन टारगेट था मिल्क प्रोसेसिंग, चिलिंग और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। 2017-18 के अंदर सपोर्टिंग द डेयरी कोऑपरेटिव एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू डेयरी एक्टिविटीज को एंगेज करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया जाता है, जिसके तहत कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जो कोऑपरेटिव सेक्टर थे, जो मिल्क से जुड़े हुए थे, डेयरी से जुड़े हुए थे, उनको आपका इनकम सपोर्ट या उनको ये कह सकते हो लोन सपोर्ट या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जा सके। एनुअल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो कि 2020-21 के अंदर लाया गया था, जिसका भी मेन टारगेट यही था कि भाई इसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट अप किया जाए, चाहे वो आपका बिफोर द प्रोडक्शन है या आफ्टर द प्रोडक्शन है, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए भी यूनिट्स को बेहतर डेवलप करना, कोल्ड स्टोरेज यूनिट को बेहतर बनाना, पास्चुराइजेशन प्रोसेस को बेहतर बनाना, इसके थ्रू कोशिश की गई थी। यानी कि ओवरऑल इसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करने का टारगेट रखा गया था। प्लांट बेस्ड ब्रीड मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इनके अंदर 2021-22 के अंदर नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट रीस्ट्रक्चर किया जाता है, जिसका अगेन टारगेट था मिल्क की क्वालिटी को इंप्रूव करना, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक्सपेंड करना, प्रिक्योरमेंट, वैल्यू एडिशंस, उन प्रोडक्ट को इसके अंदर एड ऑन किया गया था। 2024-25 के अंदर वाइड
व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 आता है, जिसका मेन टारगेट अगेन था कोऑपरेटिव लेड इनिशिएटिव फॉर द जॉब वीमेन एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी ग्रोथ। क्योंकि आज मैंने जैसे कहा कि हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का एक लीडिंग सेक्टर आप कह सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसके तहत कोशिश की जा रही है कि भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम में जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है या रोजगार है इसके थ्रू दिया जा सकता है, काफी लोग इसके अंदर जुड़ सकते हैं, पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है, क्षमता बहुत ज्यादा है, तो उसी को लेकर ये जो है इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। अब बात बताना चाहता हूं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन मैंने कहा कि भाई इसके थ्रू इंडिजिनस ब्रीड्स को डेवलप करने की कोशिश की गई थी और इसके थ्रू मेन टारगेट यही था कि भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोवाइड करवाना, और एज वेल एज मार्च 2025 के अंदर इसको रिवाइज किया जाता है, जिसके तहत अगेन इसमें 1000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा आउटले एडिशनल आपका दिया जाता है। तो टोटल यहां पर 2021-22 से 2025-26 तक 3400 करोड़ रुपए आप कह सकते हो कि टोटल एलोकेशन इसको मिल चुका था, जिसके तहत मेन टारगेट था कि सीमेन स्टेशन को आपका स्ट्रेंथन करना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को और ज्यादा एक्सपेंड करना, इसके नेटवर्क को एक्सपेंड करना, और एज वेल एज आपके जो बुल प्रोडक्शन है या फिर हम ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है उनको रन कर सकें इस स्कीम के तहत, और हमारी जो देशी ब्रीड्स हैं, जो लोकल ब्रीड हैं, इंडिजिनस ब्रीड हैं, या जो ऐसी ब्रीड्स हैं जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं, उनको इंप्रूव किया जाए और उनके अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, और इससे काफी हद तक फायदा भी मिला है और हमारी देशी ब्रीड्स को इससे पहचान भी मिली है। बात करता हूं यहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज, तो अब तक अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो हमारी बोवाइंस इंडिया के अंदर ब्रीडेबल है उनमें से 33% जो है इसके द्वारा कवर की जा चुकी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा ही उनको डेवलप किया गया है। और नियरली 70% एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अभी आपके स्क्रूब जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा इनको मैटिंग करवाई जाती है, लेकिन ये कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अभी भी बहुत सारा आपका जो है प्रेजेंट टाइम में स्कोप है, और आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को फॉलो किया जाता है, तो इससे इंप्रूव्ड ब्रीड के थ्रू हम लोग आने वाली जनरेशन को सुधार सकते हैं और मिल्क प्रोडक्शन को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अभी हम वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, वर्ल्ड का 25% मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हमने अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे एडवांस टेक्निक को और उसके बाद आपके डेयरी सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मिल्क प्रोडक्शन को आपका बढ़ाते हुए कोई और हमें रोक पाएगा या फिर हमें आगे बढ़ते हुए कोई यहां पर रोक सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल वाइड आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, जिसके तहत अगेन यहां पर जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कोशिश की गई थी कि या आपकी कोशिश की जा रही है कि भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है फॉलो किया जाए और ब्रीड्स को आपका इंप्रूव किया जाए। तो इसमें अगेन नंबर है आपका 2025 तक की लगभग 9.16 करोड़ एनिमल्स को कवर किया जा चुका है और लगभग आपके 14.12 करोड़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है उनको परफॉर्म किया जा चुका है, और इससे लगभग 5.5 करोड़ फार्मर्स को यानी कि किसानों को बेनिफिट मिल चुका है। अब बात बताना चाहता हूं कि आपका एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आईएफ जैसी लैब को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो 22 लैब जो है अभी तक एस्टैब्लिश की जा चुकी है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और लगभग 10.32 मिलियन डोजेज जो सेक्स वोटेड सीमेन है उनको प्रोड्यूस किया जा चुका है, और इसके साथ साथ 70 लाख डोज है उनको अभी तक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर यूज भी किया जा चुका है। ठीक है, इतनी डोज को प्रोड्यूस किया, ये वो डोज हैं जिनको यूज किया जा चुका है, और आने वाले टाइम में इसका मेन टारगेट यही है कि ब्रीडिंग आपकी इंप्रूवमेंट हो और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी क्वालिटी है, उसको एनहेंसमेंट मिल सके। मल्टीपर्पज एआई टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया यानी कि मैत्री, जिसका अगेन टारगेट यही है कि भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देने वाले आप ये कह सकते हो कि ये एक प्रकार से ऐसे पर्सन हैं, ऐसे एक्सटेंशन वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देने में, ये आपके सक्षम होते हैं, इनके पास कैपेबिलिटीज होती हैं, इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है, 6 महीने या 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग रहती है, और उसके बाद उनको गांव-गांव में जाकर और इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक को स्प्रेड करने के लिए आपका गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है, और उनको इवन दो 50,000 रुपीज तक ग्रांट भी प्रोवाइड करवाई जाती है। और ओवर द लास्ट 4 ईयर लगभग 38,736 मैत्री जो हैं उनको इंडक्ट किया जा चुका है, और आपकी डोर टू डोर स्टेप फार्मर के डिलीवरी सर्विस जो है सीमेन की वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब बताना चाहता हूं कि प्रोजेनी टेस्टिंग एंड ब्रीड मल्टीप्लिकेशन, जिसका मेन टारगेट क्या है? मिल्क प्रोडक्शन इज सेक्स लिमिटेड ट्रेट, ए बुल्स जेनेटिक वर्थ इज असेस्ड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स डॉटर in a process called progeny testing between the 2021-24 approximately 3747 progeny tested bull have been produced against the 5-year target 4101, while the 132 breed multiplication farm have been sectioned to enhance the supply of quality animal। यानी कि इसके थ्रू मेनली यही टारगेट था कि प्रोजनी टेस्टिंग किया जाए, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन किया जाए, और जो आपके अच्छे बुल्स हैं या बेहतर बुल हैं उनसे आपके सीमेन को कलेक्ट करते हुए और अच्छे ब्रीडिंग प्रोग्राम
के थ्रू फॉलो करते हुए, यानी कि यहां पर लगभग प्रोजनी टेस्टेड बुल्स को प्रोड्यूस किया गया और इसके साथ साथ मेन टारगेट यहां पर था 4111 का, लेकिन 3747 बुल्स को ही प्रोड्यूस किया जा सका। नॉट ए बिग डील, क्योंकि देखो कई बार टारगेट लिया जाता है लेकिन उतना नहीं कंप्लीट होता, तो वो कोई बड़ी कहानी नहीं होती, क्योंकि देखो किसी भी एक अच्छी चीज में टाइम भी लग सकता है, लेकिन वो बात है कि हम उस टारगेट पे बने अगर रहते हैं तो आने वाले टाइम में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके एग्रीकल्चर जो आपके व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की तरफ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसके तहत कोशिश की जा रही है कि ना कि केवल आपकी क्वालिटी को एनहेंस करना है बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, और यह भी कोशिश की जा रही है कि भाई जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए, हमारी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाए, ब्रीडिंग प्रोग्राम को फॉलो करते हुए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को फॉलो करते हुए आपकी ब्रीड्स को जो है बेहतर बनाया जाए। और अगर हम बात करें तो स्कीम को आपका लॉन्च किया गया था 19 यानी कि 19 सितंबर 2024 को, और लगभग फॉर्मली जो लॉन्च हुआ था तो वो 25/12/2024 को हुआ था, जिसके तहत मैंने अगेन आपको कहा कि आपके डेयरी सेक्टर को यहां पर स्ट्रेंथन देना, आपकी जॉब क्रिएट करना, विमेंस को एम्पावर करना और रोजगार पैदा करना और डेयरी सेक्टर में और ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। 2024-25 से 2028-29 तक इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर मेन टारगेट है कि कोऑपरेटिव मिल्क प्रोक्योरमेंट है उसको लगभग 1007 लाख किलोग्राम पर डे 2028-29 तक लेकर जाना है, यानी कि आगे इसको और बढ़ाना है। प्रोक्योरमेंट जो मिल्क की है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू एंश्योर करनी है। इसके अलावा द प्लान एम टू एक्सपेंड द डेयरी कोऑपरेटिव कवरेज बाय 75,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव, यानी कि लगभग 75,000 नई डेयरी कोऑपरेटिव्स को एस्टेब्लिश करने का भी टारगेट है, जिससे हर गांव हर महिला को जो आपकी डेयरी सेक्टर में एंगेज्ड हैं या ऐसे यूथ जो कि अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं, डेयरी सेक्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ा जाए और आने वाले टाइम के अंदर लगभग 46,422 जो आपकी एग्जिस्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव है उनको और बेहतर बनाया जाए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ऐसा ना हो कि वो लोग मतलब अभी तक मिल्क सेक्टर में जुड़े तो थे लेकिन लॉस होने के कारण निकल जाए, तो उनको अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे, उनको अगर इनकम सपोर्ट करेंगे, उनको अगर हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजिकल आपकी सपोर्ट देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली ये लोग आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पर क्रिएट की जा सकती है। इसी के साथ आपकी यह भी कोशिश है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी डेवलप किया जाए, जिसके थ्रू आपकी कैटल फीड को सप्लाई किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है आज प्रेजेंट टाइम में, किसानों के पास एक तो बेहतर फीड उपलब्ध नहीं है, दूसरा उनके पास जो ब्रीड है, जो वो लोग पशुओं को पालते हैं वो बेहतर ब्रीड नहीं है, तीसरा यहां पर यह भी आप कह सकते हो कि उनके पास जो जैसे फॉर एग्जांपल बायो वेस्ट आपका प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसे हम मैन्योर को तैयार करते हैं, तो उसको हम कैसे बेचकर एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मेनली इसमें कोशिश की जा रही है कि भाई एक तो कैटल फीड सप्लाई की जाए, मिनरल मिक्सचर सप्लाई किया जाए, ताकि जो हमारे एनिमल्स हैं उनको बेहतर इनपुट, बेहतर आपका न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो। प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम द काउ डंग एंड फार्म वेस्ट थ्रू द कोऑपरेटिव टू सपोर्ट द नेचुरल फार्मिंग, सर्कुलर इकोनॉमी एंड इको फ्रेंडली सॉइल इनपुट नेशनल सस्टेनेबिलिटी गोल। यानी कि अब देखो आपको पता है अभी प्रेजेंट टाइम में एक सस्टेनेबल गोल जो है हमारी सरकार के द्वारा रन किया जा रहा है, जिसका मेन टारगेट है कि जो हम कार्बन इमिशन है उसको कम कर सकें और हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकें। तो अगर हम यहां पर एनिमल से जो आपका वेस्ट आता है, जो हमारा गोबर है, काउ डंग है, उसको यूज किया जाए बायोगैस बनाने में और उसके बाद जो सैलरी बच जाती है, मैन्योर बच जाती है, उसको खेतों के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करने के लिए यूज किया जाए, ताकि सॉइल की जो प्राकृतिक क्षमता है, फर्टिलिटी है, उसको उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सके, जिससे हमारी जो केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम हो सके और किसानों को एक्स्ट्रा आय मिल सके। इसके बाद में बारी आती है फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइट्स, बोन एंड होन ऑफ द फॉलन एनिमल, यानी कि यहां पर फर्दर जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल डेड हो रहे हैं या फिर उनके सींग काटे जाते हैं, उनको भी हम कैसे फर्दर मैनेज कर सकते हैं, उनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे आपका कम कर सकते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है और आने वाले टाइम में आपके डेयरी सेक्टर को एम्पावर करने में इसकी तरफ से कोशिश की जा रही है। तो ऐसे प्रोग्राम आने वाले टाइम में हमारे देश के अंदर ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, लाइवस्टॉक सेक्टर को बूस्टअप कर सकते हैं, बल्कि हम और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, हमारे पास पोटेंशियलिटी बहुत सारी है, लेकिन हम लोग उनको अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये पूरा डेयरी सेक्टर के रिगार्डिंग था। मैंने कोशिश की कि कम समय के अंदर आपको एक अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर सकूं और हमेशा ट्राई रहता है कि एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपको दिया जाए और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सको और कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए आप अपने आप को अप टू डेट रख सकें। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।